तो ये पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक होता क्या है? पैनिक अटैक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पैनिक अटैक में बेसिकली एक सडन अटैक सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट अटैक ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी, मतलब बहुत इंटेंस एंग्जाइटी है, बहुत घबराहट है। और इतनी घबराहट इंसान को हो रही होती है, दिल तेज से धड़क रहा होता है, पेन हो रहा होता है, भारीपन हो रहा होता है, कई बार हाथ में भी दर्द आ रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, कई बार उल्टी सा महसूस हो रहा होता है। इतनी घबराहट से हो रही होती है कि उस समय पेशेंट को लगता है कि बस अब तो गए, बस मरने वाले हैं, या तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा या फिर दौरा पड़ जाएगा या फिर गिर जाएंगे ज़मीन पे, कुछ खराब होने वाला है। और इसको पैनिक अटैक कहते हैं। और जब ये पैनिक अटैक बार बार होने लगे अनएक्सपेक्टेडली, तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। कई बार ये पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर के साथ फिर कुछ और सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जैसे इंसान अवॉइडेंस शुरू कर देता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना बंद कर देता है, अकेले बाहर निकलना बंद कर देता है, कई बार बंद जगहों पे, जैसे लिफ्ट में जाना, मेट्रो अंडरग्राउंड में, इन सब जगहों पे जाना भी बंद कर देता है। तो हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर विद अगोराफोबिया। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन डेवलप होती है और कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, काफ़ी कॉमन चीज़ है। स्पेशली यंग लोगों में भी कई बार काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। कुछ लोगों में सडनली अपने आप शुरू हो जाती है, कुछ लोगों में कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे जब सेलिब्रिटीज़ की कुछ डेथ होती है यंग लोगों की, उसके बाद कई लोगों को इस टाइप के सिम्टम पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि परिवार में सुन लिया कि चाचा को हार्ट अटैक पड़ गया, या फिर किसी दूर के कज़न ब्रदर को हार्ट अटैक पड़ गया, या फिर सुन लिया किसी को कुछ फालिश हो गई, पैरालिसिस हो गया। सुनने के बाद सिम्टम्स आने लगते हैं और वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ने लगती है। तो देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अगर कोई पूछे कि पैनिक अटैक होते क्यों हैं या पैनिक डिसऑर्डर होता क्यों है, तो मल्टीपल चीज़ें मिलके इस बीमारी को क्रिएट करती हैं। काफ़ी हद तक रोल होता है आपके ब्रेन के केमिकल्स का, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। आमतौर पे 3 न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो स्पेशली सेरोटोनिन के लेवल्स और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स पाए जाते हैं कि जिन लोगों में एंग्जाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें इन केमिकल्स के लेवल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। इन लेवल्स के केमिकल्स के लेवल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से सिम्टम्स आते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये तो होगी एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बट एक और चीज़ होती है, मान लीजिए किसी इंसान को डर है कि कुछ हो ना जाए, हार्ट में कुछ ना हो जाए, तो ये जो व्यक्ति है, इसकी एक टेंडेंसी रहती है अपने शरीर को एक तरीके से स्कैन करने की। व्यक्ति ढूंढता है अपने अंदर कहीं कुछ सिम्टम तो नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए नॉर्मली भी हार्ट में या छाती में थोड़ा सा हल्का सा कुछ भारीपन हुआ या हल्का सा पेन दिया फील हुआ, तो एक आम इंसान क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा कि हल्का सा फुल्का सा कुछ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में घबराहट है, डर है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पेन के ऊपर और फोकस करेंगे। मान लीजिए आपकी हार्ट बीट बढ़ी, तो आपने ध्यान दिया कि अरे हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। जब आपने ध्यान दिया कि हार्ट बीट बढ़ रही है, तो वो सोच के आपको और एंग्जाइटी हुई। अब एंग्जाइटी और हुई तो एंग्जाइटी की वजह से हार्ट बीट और बढ़ी। हार्ट बीट और बढ़ी तो आपका पूरा फोकस और अपने ऊपर गया कि हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, अब चेस्ट में ये भारीपन क्यों हो रहा है, और भारीपन बढ़ा तो और एंग्जाइटी हुई। तो एक चक्रव्यूह सा, आपने सिम्टम को नोटिस किया, उससे आपको घबराहट हुई, घबराहट से सिम्टम बढ़ा, सिम्टम बढ़ने से और घबराहट हुई, और होते 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 फाइनली सिम्टम बढ़ के आपको एक अटैक सा पड़ जाता है, पैनिक अटैक सा पड़ जाता है। और वो पैनिक अटैक इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, इतनी कई बार डरावनी सिचुएशन होती है। 6 बार इको होता है, कई बार आपका वो ट्रेडमिल टेस्टिंग की जाती है, कई बार 24 आवर्स की हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाती है, कई बार ज़्यादा दिनों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, और करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधे मान लेना चाहिए कि हर बार जो चेस्ट में पेन हुआ वो पैनिक अटैक ही है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन 1-2 बार होनी चाहिए कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। लेकिन 1-2 बार से काम नहीं चलता, लोगों को मन में शंका बैठी रहती है, तो बार बार करते आते हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास जाते आते हैं, और फाइनली जाके कोई इनको बोलता है कि आप जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। अब जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, तो फिर जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आमतौर पे पाया गया है कि हम लोग कॉम्बिनेशंस जो यूज़ करते हैं मेडिकेशंस के, कुछ दवाइयाँ होती हैं, इनको हम बोलते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं बेंजोडाइजेपिन्स करके, जिनको शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है। आमतौर पे प्रोसेस ये रहता है कि आप स्टार्टिंग में SSRIs भी देते हैं और लो डोज में बेंजोडाइजेपिन्स भी देते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स का क्या है, वो तुरंत काम करती हैं, आपके सिम्टम को तुरंत कम कर देती हैं, इमीडिएटली कम कर देती हैं, लेकिन उनको लंबे टाइम तक नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उनके आदत पड़ने का खतरा रहता है। तो ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट क्या करेंगे, SSRIs शुरू करेंगे, साथ में बेंजोडाइजेपिन शुरू करेंगे, कुछ समय बाद बेंजोडाइजेपिन कम करके बंद कर देंगे, तब तक SSRIs का असर भी आ चुका होगा, और फिर SSRIs का एक कोर्स किया जाएगा कुछ टाइम के लिए, किसी में 6 महीने में, किसी में 9 महीने कोर्स करके फिर उनको बंद किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये भी आती है कि देखिए, जो इंसान डर रहा है,
कि कुछ हो ना जाए, उसको दवाई खाने में भी डर लगता है। ये बात तो सुनी होती है हर इंसान ने कि साइकेट्री की दवाई बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। उसका कोई रीज़न नहीं है। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले बहुत कम दवाइयाँ थी और ऐसी दवाइयाँ थी जिनसे नींद बहुत आती थी। तो लोगों के मन में वो बात बैठ गई कि नशे की दवाइयाँ होती हैं और लोग उसी बात को 30-40 साल पुरानी बात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक आम जनता, एक आम व्यक्ति के उन्हें डर रहता है कि दवाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए और साइकेट्री की तो और नहीं खानी चाहिए, तो और डर लगता है मन में। पेशेंट्स आते हैं तो ज़रूर पूछते हैं कि सर साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। उनको बताना पड़ता है कि भाई देखिए साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, बट आमतौर पे साइड इफेक्ट क्या होता है कि पेट में जलन हो गई, एसिडिटी हो गई, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि पहले हफ्ते जब आप दवाई शुरू करें तो आपका पेट थोड़ा ख़राब हो सकता है, खाना खाने के बाद दवाई खाएंगे तो इन साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। फिर भी अगर इस टाइप की दिक्कत हो गई तो एसिडिटी की कोई दवाई दे दी जाती है। तो बेसिकली पेशेंट को समझाया जाता है कि साइड इफेक्ट मान लीजिए अगर हुआ भी तो कुछ छोटी मोटी चीज़ होती है आमतौर पे, कोई ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सोते रहेंगे या आपको नींद की गोलियां दे दी जाएंगी या फिर आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पेशेंट्स को दवाई शुरू की जाती है, दवाई आग चलाई जाती है और साथ में ही पैनिक अटैक या फिर किसी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सीबीटी का, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं। पेशेंट को ये बात समझाई जाती है कि कैसे पहचाने कि आपके बॉडी में सेंसेशंस कौन सी आ रही हैं, कैसे अपने दिमाग को वहाँ पे ले जाने से रोके सेंसेशंस में, कैसे जब दिमाग वहाँ जाए तो अपने आप को जवाब दें, बोलें कि ये एंग्जाइटी का सिम्टम है, हार्ट में कुछ नहीं हुआ है, कैसे उस साइकिल में घुसने से बचें, रिलैक्सेशन कैसे करें। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी सिखाई जाती हैं। कई बार पेशेंट्स को हम जब बोलते हैं कि आप काउंसलिंग सेशंस में जाइए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, तो पेशेंट्स बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या बताएंगे, मैं तो खुद ही लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, या बोलते हैं कि मेरे को तो मम्मी पापा ने बैठा के समझा ही दिया है। देखिए, आपके मम्मी पापा ने आपको जो समझाया या आपके दोस्तों ने जो आपको समझाया और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि ट्रेंड हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने हज़ारों लोगों के सेशंस कर रखे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो जो करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट जो है वो बातचीत नहीं करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। कुछ पेशेंट्स में थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दवाई से काम चल जाता है। कुछ पेशेंट्स में उल्टा होता है कि दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ थेरेपी की जाती है। आमतौर पे एक कॉम्बिनेशन जो होता है मेडिसिन का और थेरेपी का, वो एक बेटर रिजल्ट लेके आता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बात को पहचाना जाए कि आपका जो एंग्जाइटी है वो डिफरेंट सिम्टम्स की फॉर्म में आ सकता है। कई बार आपको लग सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, कई बार आपको लग सकता है कि छाती में कुछ हो रहा है, हार्ट में कुछ हो रहा है। कई बार बहुत डर जाते हैं लोग, लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल आ चुके हैं, आपने एक बार फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया है, ये क्लियर हो गया है कि एंग्जाइटी है, तो फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट करके उसको ख़त्म करके नॉर्मल लाइफ में वापस आना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि एंग्जाइटी है, उसको चलाए जा रहे हैं, अपने आप से एल्प्रेक्स की गोलियाँ खाए जा रहे हैं या फिर फिजिशियन से दवाइयाँ लेके खाए जा रहे हैं। फिजिशियंस जो होते हैं वो कई बार लिख देते हैं, कई बार पेशेंट्स उनको बोलते हैं लिखने के लिए, इसलिए उनको लिखना पड़ता है और अपनी तरफ से वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो तरीका होता है मेडिसिन स्टार्ट करने का, कम करके बंद करने का, वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल ही कर पाएगा, साइकेट्रिस्ट कर पाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उसके आसपास जो भी साइकेट्रिस्ट हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट हों, वहाँ जाके उनसे मिलें और ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आप डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से सीख सकते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में काउंसलिंग कैसे की जाती है और उन टेक्निक्स को यूज करके डिप्रेशन से बाहर निकलने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए कार्ड को क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के कोर्स में एनरोल करें। पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, डिप्रेशन, ओसीडी, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, इन सब में इलाज आज की तारीख में पॉसिबल है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इंटरनेट पे कहीं सुनी बातें, इंटरनेट पे फैलाए हुए झूठ कि दवाई मत खाओ, ये हो जाएगा, टेम्पररी इलाज है, पूरा इलाज नहीं है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी एक आपको एक सलाह ये हमेशा रहेगी कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं और उसमें वो इंसान बोलता है कि भाई मुझे ही पता है ट्रीटमेंट करना, बाकी चक्करों में मत पड़ो, तो वहाँ पे आपके मन में शक आना चाहिए। कोई ऐसा छुपा हुआ ट्रीटमेंट नहीं होता है जो कि किसी एक इंसान को आता है, बाकियों को नहीं आता। इसलिए आप सोच समझ के ट्रीटमेंट लीजिए, प्रोफेशनल्स के पास जाइए, किसी भी प्रोफेशनल के पास जाइए, किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके आसपास हैं, जो भी क्वालिफाइड उनके पास जाइए, क्योंकि मोटा मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट एक सिमिलर लाइन पे ही होता है जो कि अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। लेकिन ट्रीटमेंट जल्दी लीजिए, जितना देर आप करेंगे ट्रीटमेंट में उतना चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो
कोशिश रहती है हमारी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, मिथ फैले हुए हैं, लोग बहुत डरते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाए, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि लोगों को रियलिटी पता चले। गलत इन्फॉर्मेशन से लड़ने का एक ही तरीका है सही इन्फॉर्मेशन, और आजकल ये सब मीडियम में आ गए हैं, यूट्यूब एंड ऑल, उससे कोशिश की जाती है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाए। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के किसी भी इशू को लेके, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को ख़राब मत होने दीजिए। ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लोग नॉर्मल लाइफ में पहुंच जाते हैं, लोग कुछ भी कर लेते हैं, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, MBAs हों, कुछ भी हों, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस आ पाते हैं। और इस टाइप की चीज़ें किसी को भी हो सकती हैं। अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, मैंने पढ़ाई कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता है, फिर एंग्जाइटी नहीं हो सकती। बीमारी है तो मुझे भी हो सकती है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट की दिक्कत हो सकती है, सर्जन को अपेंडिसाइटिस हो सकता है, वैसे ही साइकेट्रिस्ट को डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है। अगर भगवान ना करे कल को मुझे हुआ कुछ, तो मैं जाकर चुपचाप से ट्रीटमेंट करा के अपनी लाइफ में नॉर्मल लाऊंगा। और मेरी सलाह आपके लिए भी वही है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो जाके ट्रीटमेंट कराइए, अपना वापस नॉर्मल लाइफ में आइए। धन्यवाद, शुक्रिया।